11 साल एक संकल्प से सिद्धि की ऐतिहासिक यात्रा। एक सरकार जिसने वादे नहीं विकास किया और एक नेता जिसने सपनों को जमीनी हकीकत में बदला। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कोटपुतली के होटल आरटीएम में की प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने रखा मोदी सरकार की 11 वर्षों की विकास गाथा का पूरा लेखा जोखा। आज की प्रमुख खबर सिर्फ सच पत्रिका न्यूज में। कोटपुतली के होटल आरटीएम में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यह अवसर था मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि की ऐतिहासिक यात्रा का। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं बल्कि हर वर्ष में देश के बदलाव की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें गांव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर किसान और महिला तक हर वर्ग को आगे बढ़ाने का संकल्प शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। राव ने कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की बात कहते हुए बताया कि कैसे क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाएं, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह 11 साल आम जन की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के हैं, एक ऐसी राजनीति जो वंशवाद या तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास और राष्ट्रवाद पर आधारित है। इस मौके पर अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल, भाजपा नेता रमेश रावत, शशिकांत बोहरा, भाजपा नेता बलेश गुजर, यादराम जांगल, गोपाल मोरिजावाला, नगर अध्यक्ष अरुण सैनी, मुकेश चनेजा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं, अगर हम आपको बता रहे हैं तो सत्य बता रहे हैं। हमारे पास अगर है तो सत्य है और सत्य के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सत्य है और सत्य को ही हम अभिव्यक्त करते हैं। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए थे। किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि जिस अंग्रेजी सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए थे उनका दृष्टिकोण भारत के नागरिक के प्रति क्या था। इसमें ज्यादा शोध की आवश्यकता नहीं। वो हम पर राज करते थे, हम उसके अनुयायी थे। उन्होंने नियम और कायदे कानून उसी आधार पर हम पर बनाए। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, पूरा आईपीएस सीआरपीसी को परिवर्तित करके हमने अपने भारत की संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर न्यायपालिका को भी हमने वो उत्कृष्ट शास्त्र दिए हैं, न्यायिक शास्त्र दिए हैं, जो भारत की संस्कृति की व्यवस्था को भी सम्मिलित करते हैं और भारत की न्याय की प्रणाली को भी स्पष्ट करते हैं। भारत की न्याय की प्रणाली किसी अंग्रेजी साम्राज्य तक सीमित नहीं है। हर मनवंतर में हमने हमारी न्याय की व्यवस्था है। हमारे शोध के शास्त्र और हमारे खुद के संस्कृति के शास्त्र और हमारे वैदिक शास्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था को प्रस्तुत करने में कहीं भी अस्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रूप से न्याय की व्यवस्था का उच्चारण करते हैं और उसका प्रतिपादन करने की व्यवस्था को प्रधानता देते हैं। कि जो 11 साल में हुआ वो पिछले 6.5 दशक में नहीं हो पाया। इस राष्ट्र की आधी मानव शक्ति महिलाओं के नाम से है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात के लिए संवेदनशील है कि इस मातृशक्ति के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हम संपूर्ण रूप से निर्वाह करें और एक स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी और व्यवस्था हम उनको प्रदान करें। पहले कालखंड में जिस वक्त शौचालय का नाम लाल किले से लिया गया तो प्रतिपक्ष ने एक हास्यपद व्यंग से शौचालय को परिभाषित करने की चेष्टा करी, लेकिन सीधी हमारे मातृशक्ति के स्वाभिमान से लगा हुआ ये एक विषय था जो शायद किसी प्रदेश की स्थिति की सरकार ने
और कभी पहले की राष्ट्र की सरकार ने इस संबंध में कभी सोचा भी नहीं था। आज आप और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक ऐसी आवश्यकता थी जिस आवश्यकता को 2014 के पहले की सरकारें नजरअंदाज कर रही थी, और वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था। ये विषम परिस्थिति और ये दृश्य ग्रामीण और शहरी दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर न होने की वजह से हमारे मातृशक्ति के स्वास्थ्य पर और उनके स्वावलंबन और स्वाभिमान पर प्रतिकूल असर प्रदान करती थी। आज तकरीबन हर ग्राम पंचायत में और शहरी क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण कराया गया, वित्त पोषित किया गया, और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि इस मातृशक्ति के स्वाभिमान और स्वावलंबन को हम सुरक्षित भी रखें, सम्मानित भी रखें। इसी मातृशक्ति के प्रति एक समर्पित सद्भावना के स्वरूप में हमने उज्ज्वला योजना जैसी किसी के भी घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां से भोजन की व्यवस्था होती है, और हम चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों, कितने ही आर्थिक दृष्टि से संपन्नता क्यों ना होती हो, एक मातृशक्ति एक ऐसा मानवीय स्वरूप है जो हमारे भोजनशाला के अंदर कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से अपना परिश्रम प्रदान करता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो हालत ये थी कि भोजन के लिए जो ईंधन है वो या तो केरोसिन था जो राशन से मिलता था, और या लकड़ियां थी जिस लकड़ियों की धुआं से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर तो पड़ता ही पड़ता था। वो सबके लिए हानिकारक था, पर्यावरण के लिए हानिकारक था, और जो उसका उपयोग उपभोग कर रहा उसके लिए भी हानिकारक था। आज सब्सिडाइज्ड उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन ईंधन के रूप में भोजनशाला में आपके और हमारे घर में उसकी जिस प्रकार से व्यवस्था हुई है, आज कम से कम इस मातृशक्ति को उस प्रतिकूल परिस्थिति से हमने उसके स्वास्थ्य के लिए एक अनुकूल ईंधन की व्यवस्था करी है जो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है और उसके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखती है। किसी भी देश की खुशहाली उस देश की अर्थव्यवस्था से सीधा ताल्लुक रखती है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना उस देश के विकसित मापदंडों से आता है, चाहे वो आर्थिक रूप से विकास हो, सामाजिक रूप से विकास हो, राजनीतिक रूप से विकास हो, या वहां के कालखंड में उस भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का न्याय और कानून की परिस्थितियां हैं। जब ये सारों का समग्र समावेश होता है तब देश की उन्नति के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, और राष्ट्र की सुरक्षा इसमें प्रथम पैमाना है। आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पिछले 11 साल में जब भी कभी भी हमारे देश पर कोई भी शक्ति रही हो, आतंकवादियों के नाम से हो, हमारे पड़ोसी देश के नाम से हो, जब इस प्रकार की स्थिति आई तो बहुत स्पष्ट और प्रखर रूप से उसका जवाब दिया गया। ये कालखंड यूरी से चालू हो, बालाकोट तक आ जाए, और हाल में जो पहलगाम में जो हुआ उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हमने करके दिखाया,
ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि आज से पहले कभी भी भारत की विदेश नीति और भारत की खुद की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी कि पिछले 11 साल में है। हम किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां, चाहे वो सरहद पार से आ रही हो या वो हमारे सरहद के भीतर कुछ ऐसी गतिविधियां हो, उनको किसी भी प्रकार से हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसके प्रति, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जीरो टॉलरेंस। ये सिर्फ आतंकवादी गतियों तक की सीमित नहीं है, नक्सलवादी गतिविधि भी है। आपके नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे प्रदेश हैं और बाकी कुछ प्रदेश जो चिन्हित हैं। 93 ऐसे जिले चिन्हित थे जिसमें नक्सली गतिविधियां थी। आज 65 जिले पूर्ण रूप से, और 10 जिले ऐसे कि जहां 75% इस प्रकार की गतिविधियों पर विराम लग गया। यानी अगर मैं प्रतिशत के रूप में लूं तो 97% हमने इस प्रकार की नक्सल गतिविधियों से त्रस्त जो हमारी भौगोलिक क्षेत्र थे उनको हमने मुक्त करा दिया। सामान्य रूप में अभिवादन के स्वरूप में जिस नाम का उच्चारण रोज होता था, उस स्वयं के स्वरूप को उसके उचित स्थान पर प्रतिस्थापित करने का जो पिछले 500 वर्ष से भारत इंतजार कर रहा था, उस कल्पना को साकार करने की अगर व्यवस्था करी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये आपके और हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ था, ये आपके और हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ था। हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि में कश्मीर को अपना संपूर्णता के में लिया, और जहां हमारी संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता था, हमने उसको भी व्यवस्थित किया। कई बार ये बात उठती है कि कश्मीर का 370 हटने के बाद में कश्मीर को क्या फायदा हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को क्या लाभ मिला। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब भारत की संसद कानून बनाती थी, एक एक कानून आप 1950 के बाद का देख लीजिए। संविधान की स्थापना के उपरांत जब भी कानून बना, उसमें 2 लाइन हर कानून में आई, यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़। जब भारत का कानून बनाने की संस्था, भारत की संसद भी कानून नहीं बना सकती थी, तो बार बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन में दूसरे देश इस पर प्रश्न उठाते थे। पाकिस्तान के नाम से और कश्मीर के विषय पर वो जब बोलते थे और भारत ऐतराज करता था, तो वो उदाहरण देते थे कि आपका खुद का संसद भी अपना कानून लागू नहीं करा सकता, इसलिए आप अपनी संप्रभुता के नाम पर हमें नहीं रोक सकते। आज इस चीज पर पूर्ण रूप से विराम। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसको आज से पहले किसी सरकार ने देखा तक नहीं था। एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक साथ 110 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो हॉलीवुड में एक सिनेमा की पिक्चर बनती है ना, उतने से खर्चे पर हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। कि भारत के वैज्ञानिकों के प्रति भी हमारा सम्मानजनक अलंकरण है। और ये तब संभव हुआ है जब सरकार उनके पीछे खड़ी रही, और जब चंद्रयान का पहला मिशन फेल हुआ तो यही सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार हम वहां पहुंच जाएंगे, और अगली बार हम वहां पहुंचे। इतना विदेश में पैसा आया, विदेश से पैसा यहां निवेश किया गया। 1 ट्रिलियन है आज की तरफ, 1.09 ट्रिलियन है। ये मैं आपको मार्च 2025 तक का आंकड़ा दूं। इसमें से 69.8% सिर्फ 10 साल में आया।
हमारी यहां की अर्थव्यवस्था पर रोज टिप्पणी होती है। सकल घरेलू उत्पादन की क्षमता और सकल आय के रूप में कई अर्थशास्त्री अपने अपना विवेचन देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, पूरे संसार का वैश्विक चरित्र भारत में निवेश करने के लिए आता है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कहीं चरमरा रही होती तो कौन अपने परिश्रम की गाड़ी कमाई भारत में आकर लगा? आपको अखबार एक दिन छाप देता है, आज विदेशी निवेश ने इतने करोड़ रुपए या इतने मिलियन डॉलर निकाले। मुनाफा हुआ तभी तो निकाला। यहां आकर मुनाफा हुआ तो कुछ मुनाफा वो अपने पास ले गया, लेकिन अपने मुनाफे में से कितना मुनाफा दोबारा यहां निवेश करके गया, कम से कम यह आंकड़ा भी तो कोई देखे। 75 वर्ष में 70 वर्ष तक 2.5 लाख रुपए तक आयकर को आप तराश रहे थे। 70 वर्ष में आप 2.5 लाख रुपए तक के आयकर की सीमा तक पहुंचे कि आयकर और पिछले 5 वर्ष में आप 3 लाख से सीधे 12 लाख। किसान सम्मान निधि चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो या उसको प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार की वित्त पोषित करने का तात्पर्य यह नहीं कि उनको कोई चीज हम उनके स्वावलंबन के विरोध में दे रहे हैं। हम उनके अधिकारों को व्यवस्थित रूप से, उनके स्वाभिमान को संकलित रखते हुए कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है उनके प्रति। और उस स्वावलंबी अन्नदाता को अपने परिश्रम के माध्यम से अपने खेत में सिंचाई के रूप में भविष्य में पानी उपलब्ध हो जाए। पहली बार राजस्थान की सरकार को, राष्ट्र की सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद 50 साल बाद आपको 3 ऐसी परियोजना और मिल गई जो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। और ये तीनों राष्ट्रीय परियोजना, चाहे वो रामजल सेतु जिसको हम चंबल परियोजना कहते हो, चाहे यमुना लिंक परियोजना हो, और चाहे हम नर्मदा साबरमती लिंक परियोजना हो, तीनों राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से 90% भारत सरकार के निवेश के माध्यम से राजस्थान को मिल रही है। ये भारत का किसान और राजस्थान के किसान के प्रति इस राष्ट्र की सरकार का चरित्र है। और यह सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ऐसी अनेक परियोजना है। केन बेटा की परियोजना है जो मध्य प्रदेश को, इसी प्रकार से दूसरे दक्षिण भारत में भी की है। बिहार में किस प्रकार से बाढ़ से परेशान होकर वहां का किसान उस बाढ़ की रोकथाम के लिए हर जगह अपनी अपनी तरीके से किसान को किस तरह प्रकार से सुरक्षित संरक्षित किया जाए और उसके स्वाभिमान के अनुरूप योजनाओं की व्यवस्था से उसको सुनिश्चित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। ये भारत की सरकार का 11 वर्ष के कालखंड का सूक्ष्म स्वरूप है। भारत पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से आपको सड़क पर एक्सप्रेस हाईवे दिखते हैं, अटल जी के जमाने में गांव तक, आज कोई गांव ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है पूरे भारत में जो सड़क मार्ग से न जुड़ा। आज आप कहीं भी चले जाएं, सुगमता से आपको अपने लक्ष्य तक जाने की सड़क से व्यवस्था है। इसलिए एक राष्ट्र के स्वरूप में इस राष्ट्र की परिकल्पना
और यहाँ के विकास की व्यवस्था का जो कल्पना सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में छा, उसको संपूर्णता से लागू करके उस परिदृश्य को साकार स्वरूप में प्रस्तुत करने का अगर श्रम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।